नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान का पहला पाठ कोलाइडी निकाय, इस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के बारे में पहले भी एक क्लास हो गया है, उसमें काफ़ी कुछ चर्चा की गई थी। उसमें बताया गया कि कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड के बारे में आपको काफ़ी जानकारी पहले से हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। कोलाइड क्या है, कोलाइड को कैसे बांटा गया है, कोलाइड की जो प्रोवस्थाएँ कौन कौन सी हैं, किस आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं, तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे हम आज सीधा इसका एक जनरल आइडिया आपको बता रहे हैं, जो पीछे बताया गया उसका एक सारांश हम आपको देते चलते हैं। इसके बाद फिर आते हैं उसके आगे। तो उसमें हमने आपको बताया था कोलाइड जो होता है, जैसे आप पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद एक और अवस्था आती है जो न तो पूर्ण रूप से ठोस होती है, न तो पूर्ण रूप से द्रव होती है। तो यही जो अवस्था होती है, इसको हम मोटे मोटे में कोलाइड समझ सकते हैं। जैसे गोंद है, तो गोंद जो होता है वो न तो पूरा ठोस है और न तो पूरा द्रव है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कह लेते हैं अर्ध तरल कह लेते हैं या अर्ध ठोस कह लेते हैं। तो ये पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, इसी कोलाइड या प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये संकल्पना सबसे पहले 1861 में थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने पार्चमेंट झिल्ली से पदार्थ के कणों का विलयन बना करके उसको फिल्टर किया, तो उसमें देखा कि 2 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो कुछ बिल हैं जो शीघ्रता से विसरित हो जा रहे हैं पार्चमेंट से, दूसरे हैं या तो नहीं हो रहे हैं या तो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक, तो जो शीघ्रता से विसरित हो गए उनको कहते हैं क्रिस्टलाव, और जो नहीं विसरित हुए या धीरे धीरे विसरित हो रहे हैं उनका नाम उन्होंने रखा कोलाइड। बाद में कुछ ऐसे पदार्थ ज्ञात हुए कि जिनके कण क्या होते हैं, एक माध्यम में अगर घुले हैं तो वो क्रिस्टलाव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे में अगर घुले हैं तो एल्कोहल जैसे वो कोलाइड की भांति कर रहे हैं व्यवहार। तो ऐसे में ये धारणा गलत हो गई कि जब पदार्थ ऐसे मिल गए तो वो दोनों का व्यवहार कर रहे हैं, उनको कोलाइड माने कि क्रिस्टलाव माने। तो इसके बाद ये पुरानी धारणा कैंसिल करके नई धारणा आई, और नई धारणा में जो आधार बनाया गया कोलाइड का, वो कणों की साइज़ को। तो कणों की साइज़ में देखा गया कि कोलाइड हम किसको कहेंगे। तो उसमें रखा गया कि 50 एंगस्ट्राम से लेकर के 2000 एंगस्ट्राम के मध्य के साइज जिन कणों की होगी उनको हम कोलाइड कहेंगे। इसके आधार पर पदार्थ के कणों को 3 भागों में बांटा गया। एक को हम कहते हैं विलयन, दूसरे को कहते हैं कोलाइड और तीसरे को कहते हैं निलंबन। तो 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के बीच की एक रेंज हो गई, एक हो गया 50 एंगस्ट्राम से कम का, अब एक हो गया 2000 से ज़्यादा का, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो 50 से कम जो है वो हो जाएगा विलयन, 50 से 2000 में जो आ जाएगा वो हो जाएगा कोलाइड, और 2000 से ज़्यादा जो हो जाएगा वो हो जाएगा निलंबन, या उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। तो ये हुआ कोलाइड। साइज के आधार पर जो वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ की जो उसके जो कण हैं उनकी साइज के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कोलाइड। 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के मध्य की जिस कण की साइज होगी उसको कहेंगे कोलाइड। इसके बाद कोलाइड जो होता है विषमांगी निकाय है, मतलब उसके प्रत्येक भाग एक समान नहीं होते हैं। कोलाइड की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक को हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, दूसरे को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम जो होता है उसमें घुला होता है, और परिक्षेपण माध्यम में घुला रहेगा। क्या घुला रहेगा? परिक्षिप्त प्रावस्था। जैसे विलयन होता है तो विलयन में हम प्रयोग करते हैं शब्द विलेय और विलायक। तो जो विलेय है उसको आप मानेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक जिसमें घुला है उसको हम मानते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो ये कोलाइडी निकाय की 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरे को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद कोलाइडों के वर्गीकरण की बात अगर हम करें तो कोलाइडों के वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो इसको हम कई आधार पर बांटते हैं। एक तो हो गया कि उनकी भौतिक अवस्था, जैसे जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, तो दोनों की कुछ न कुछ भौतिक अवस्था तो होगी। हो सकता है कि दोनों ठोस हों,
हो सकता है कि एक ठोस हो, एक गैस हो सकता है कि दोनों द्रव हों। तो तमाम जो भी कंडीशन हैं, इस कंडीशन के आधार पर माने परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था क्या है, इसके आधार पर कोलाइडी विलयन को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो पहले आपको बताया गया है कि किसी द्रव में उसको जब हम घोलते हैं किसी पदार्थ के कण को, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है उसके प्रति। अगर वो आसानी से घुल गया, ठीक, उसका व्यवहार क्या है, आसानी से घुल करके कोलाइडी विलयन बना लिया, तब उसको हम कहेंगे द्रव स्नेही। आसानी से घुल के नहीं बनाया, तब उसको हम क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। एक वर्गीकरण ये भी हो गया कि इसको हम बांटते हैं किसके आधार पर, परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था जो है, इसमें जो उसकी भौतिक अवस्था है उसके आधार पर, अभी यहाँ पे बताएंगे। और एक है कि द्रव विरोधी और द्रव स्नेही, वो जिस द्रव में उसको घोला जा रहा है उसके प्रति उसका व्यवहार क्या है। अगर वो आसानी से घुल गया तो द्रव स्नेही हो जाएगा, अगर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाया तो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। कोलाइडी विलयन जो होता है, इसका एक और कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं उनका एक प्रकार से और वर्गीकरण किया गया है। उनकी साइज, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं बृहद आणविक कोलाइड और दूसरे को कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड क्या है कि उसके जो कण हैं, एक ही कण है जिसकी साइज 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है और 2000 एंगस्ट्रॉम से कम है, मतलब कोलाइडी साइज एक ही कण की है, तो क्या हो जाएगा, बृहद माने बड़ा हो गया। और बहुआण्विक, तो बहुआण्विक का मतलब होता है कि उसमें एक से ज़्यादा, मतलब ऐसे कण हैं उसके जिनकी साइज 50 एंगस्ट्रॉम से कम है। साइज क्या है, 50 एंगस्ट्रॉम से कम है, लेकिन कई आपस में मिल करके ऐसी संरचना बना देते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए लड्डू ले लीजिए, ठीक, एक लड्डू को हम मान लें अगर उतनी साइज है लड्डू की तो उसको हम कोलाइड कहेंगे ना। तो लड्डू में देखिए छोटी छोटी कई बूंदी होती है, उसमें से एक को निकाल दें तो क्या लड्डू की साइज का होगा, नहीं होगा। अगर अकेले एक बूंदी लड्डू की साइज़ की है तो वो बहुआण्विक कहा जाएगा, बृहद आणविक कहा जाएगा, बड़ा है। अगर छोटे छोटे कई मिल करके तब एक बना रहे हैं तब उसको हम क्या कहेंगे, बहुआण्विक कहेंगे। ठीक, तो इसके आधार पर भी हम कोलाइड को बांटते हैं, बृहद आणविक और बहुआण्विक। बृहद आणविक कि एक ही कण की साइज जो है या उसके जो कण हैं उनकी साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य है, तब वो क्या हो जाएगा, बृहद आणविक। अगर उनकी साइज 50 एंगस्ट्रॉम से कम है और कई कण आपस में मिल करके 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक की साइज बना लेते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, बहुआण्विक कहेंगे। ठीक, तो आइए हम पहले यहाँ पे, अब इसका ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हुई हैं, तो आज हम देखेंगे क्या, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, क्या है इसमें है कि कोलाइडों को किस आधार पे बांटा गया है। यहाँ हम कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था की जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है और उनका अपना एक विशेष नाम होता है। ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ लिखा हो परिचित प्रवस्था। परिचित प्रवस्था का मतलब जो चीज़ उसमें घुला है, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी। यहाँ नीचे सब लिखा हुआ, गैस गैस, द्रव द्रव, ठोस। दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, तो जिसमें वो घोला गया है वो उसकी भौतिक अवस्था क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी लिखा गया है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि परिक्षेपण प्रवस्था जो माध्यम है और जो परिचित प्रवस्था है इनका पता हमको हो, तो हम ये बता सकते हैं कि इनका जो विलयन बनेगा, कोलाइड जो बनेगा, उनका नाम क्या है। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे है क्या, परिचित प्रवस्था माने जो घुला है वो क्या है, गैस है। यहाँ पे इसको अभी समझ लीजिए, यहाँ पे गैस है और किस में घुला है, वो गैस में ही घुला है ना, लेकिन यहाँ देखिए नाम कुछ नहीं लिखा गया है ना। इसका मतलब कि गैस और गैस का जो मिश्रण होता है वह क्या होता है, कोलाइड नहीं होता है, वो समांगी होता है। ये महत्वपूर्ण बात है।
ऐसे तो करेंगे तो भी 9 आ जाएगा ना, इसको हम लिख लें तो 9 हो जाएगा। गैस का गैस में जब बिलियन हम पढ़ेंगे तब उसमें गैस का गैस में आएगा, लेकिन चूंकि बिलियन जो होता है वो समांगी मिश्रण है और कोलाइड आपको बताया गया कि वो विसमांगी है। तो जो समांगी है तो उसको हम कोलाइड श्रेणी से बाहर कर लेते हैं। तो आप महत्वपूर्ण बात जानते रहिए कि गैस का गैस में विलयन जो होता है वो समांगी होता है और वो समांगी विलयन कोलाइड की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, आपसे कभी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ये जानते रहिए कि गैस का गैस में जो विलयन बनता है वो क्या होता है, समांगी होता है और वो कोलाइड नहीं होता है। एक कट गया। ठीक, अब आते हैं दूसरा, देखते हैं यहाँ पे परिक्षित प्रावस्था क्या है। परिक्षित प्रावस्था गैस है और घुला किसमें, गैस, माध्यम में, द्रव में। अगर किसी गैस को हम जब द्रव में घोलते हैं तो क्या बनता है, ये कोलाइडी विलयन बनेगा। वो कोलाइडी विलयन कहलाएगा क्या, वो झाग होता है। ठीक है, जैसे गैस को आप कहाँ घोल रहे हो, द्रव में, तो क्या बनता है, झाग या फेन बनता है। उसका नाम जो कोलाइड बन के तैयार होगा उस कोलाइड को हम क्या कहेंगे, उस कोलाइड को हम कहते हैं झाग या फेन। उदाहरण क्या है, साबुन का झाग है, शेविंग क्रीम है, या आप जो ऐसे क्रीम इस्तेमाल करते हैं सब क्या हैं, वो कौन से कोलाइड हैं, सब कोलाइड है। अब यहाँ आपको यही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, तमाम कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ये क्या है। तो झाग जो है ये कोलाइड है। किसका कोलाइड है, ये गैस और द्रव का। इसका मतलब कि द्रव में जब गैस घुली हो तब झाग पैदा होता है। द्रव में जब गैस घुली हो तो क्या पैदा होता है, झाग। उसको हम क्या कहते हैं, झाग या फेन। उदाहरण देखिए, साबुन का झाग, शेविंग क्रीम है, या जो दूसरी क्रीम आप यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो एक प्रकार की कोलाइड हैं। दूसरा क्या है, गैस प्रावस्था है और किस में घुला, किसी ठोस में घुला है। गैस को किसी ठोस में अगर घोला जाए तब जो कोलाइड बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं ठोस फेन। क्या है वो, ठोस है, फेन है। जैसे रबड़ आप देखते हैं, ठीक, झामा ईंटा आप देखे होंगे, फोम आप देखे होंगे, ये क्या है, ये सभी एक प्रकार के कोलाइड हैं। ठीक, तो आप अब इसमें रबर क्या है, आपसे पूछा जाए तो कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, ये ऐसा कोलाइड है कि इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है और परिक्षित प्रावस्था गैस है। इसका मतलब किसी ठोस में जब गैस घुली हो तब जो विलयन बन के तैयार, जो कोलाइड बन तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस फेन कहते हैं। रबर है, झामा ईंटा, फोम है। तीसरा है परिक्षित प्रावस्था क्या है, द्रव है। जो घुलने वाला है वो द्रव है और घुल किस में रहा, वो गैस में घुल रहा है। इसमें घुल रहा है, ये द्रव हुआ और गैस में घुला है, तो ये जो होगा कहलाएगा द्रव एरोसाल। ठीक, किसी गैस में जब कोई द्रव घुल जाता है, जैसे अब इस समय देख रहे हैं आप लोग, वायुमंडल में नमी है, ठीक, तो और क्या है, हवा है, वायुमंडल में इस समय क्या घुल गया है, नमी घुल गई। मतलब देखिए, द्रव पानी की है ना, तो पानी क्या है, द्रव है, वायुमंडल की गैस है, तो पानी की बूंदें इसमें घुल गई हैं, तो क्या बनता है, उससे बादल बनता है, कुहासा बनता है, कोहरा बनता है। ठीक, तो ये सब क्या है, कोलाइड हैं। तो बादल कैसा कोलाइड है, द्रव एरोसाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव एरोसाल का उदाहरण पूछ लेता आपसे तो बादल है, कुहासा है, कोहरा है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, द्रव एरोसाल। कब, जब परिक्षेपण माध्यम गैस हो और परिक्षित प्रावस्था द्रव हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, द्रव एरोसाल कहेंगे। अगले में आते हैं, चौथे में देखिए, द्रव है यहाँ पे, यहाँ पर भी द्रव है। माने जब एक द्रव दूसरे द्रव में घुलता है, एक द्रव जब दूसरे द्रव में घुलता है तो वो कैसा कोलाइड बनाता है, तो वो जो कोलाइड बनाता है वो क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, दूध है और पायसीकृत तेल है। ठीक है, तो दूध के बारे में पूछता है कि दूध निम्नलिखित में से क्या है, तो आप जानते रहे कि दूध क्या है, पायस है। क्योंकि इसका परिक्षेपण, इसमें जो बहुत सारे पदार्थ घुले हैं, तो किसमें घुले, जिसमें घुले हैं वो जो अवस्था है वो द्रव है और जो अवस्था घुली है वो भी क्या है, द्रव है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, पायस। अगले में आते हैं, द्रव है, यहाँ पे ठोस है। ठीक, तो परिक्षेपण माध्यम यहाँ क्या है, जिसमें घुला है वो क्या है, ठोस है
और उस ठोस में घुला क्या है, द्रव घुला है, इसको हम क्या कहेंगे, ठोस पायस कहेंगे। जैसे पनीर हो गया, जेली हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, तो वो भी पायस है, लेकिन कैसे पायस हैं, ठोस पायस हैं। और ये पायस और इस पायस में अंतर है। इसमें देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था तो दोनों में द्रव है, लेकिन यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम बदल गया, एक में ठोस है और एक में क्या है, द्रव है। जब द्रव रहेगा परिक्षेपण माध्यम तब पायस है, और जो परिक्षेपण माध्यम ठोस रहेगा तो ठोस पायस कहा जाएगा। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पनीर है, जेली है और मक्खन है। अब अगला यहाँ देखते हैं परिक्षेपण अवस्था क्या है। परिक्षेपण माध्यम गैस है और ये परिक्षिप्त प्रावस्था जो है ठोस है, तब इसको क्या कहेंगे हम, ठोस एरोसॉल कहेंगे। जब किसी गैस में कोई ठोस कण घुला हो तब उसको हम क्या कहेंगे, ठोस एरोसॉल कहेंगे। जैसे क्या है, धुआं है, धुआं जैसे हवा है, तो हवा में क्या रहता है, कार्बन के, सल्फर के, विभिन्न प्रकार के कण उसमें घुल जाते हैं, तो वही क्या हो जाता है, धुआं का रूप ले लेता है। तो जो कार्बन का कण कैसा है, ठोस है। तो आप परिक्षेपण परिक्षिप्त प्रावस्था देखिए क्या है, यहाँ पे ठोस है। और किस में घुला है, गैस में, तो वायुमंडल तो गैस ही है, तो गैस में घुला है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस एरोसॉल कहा जाएगा। उदाहरण इसका धुआं है, धूल है, ठीक है, भारी हवा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठोस एरोसॉल भी महत्वपूर्ण है, पूछ लेता कभी धुआं निम्नलिखित में से क्या है, द्रव एरोसॉल, ठोस फेन या साल। तो आप जानते रहिए कि धुआं क्या है, ठोस एरोसॉल की श्रेणी में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें गैस में ठोस घुला है, गैस में ठोस होता है। अगला जो देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था जो क्या है, ठोस है, और किस में घुला है, वो द्रव में। जब किसी द्रव पदार्थ में हम किसी ठोस को घोलते हैं और कोलाइडी विलयन बनता है, तब क्या कहलाता है, वो कहलाता है साल। उसको क्या कहेंगे, साल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पेंट है, स्याही है और गोल्ड साल है। तो कोई द्रव माध्यम रहता है, उसी में क्या करते हैं, कोई पदार्थ घोल देते हैं, घोलने के बाद वो जो पदार्थ घुला अगर कोलाइडी साइज का आ गया, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम पड़ता है साल। ठीक, तो उदाहरण इसका पेंट है, स्याही है, गोल्ड है, ये महत्वपूर्ण नाम और ये इसके एग्जाम्पल रखिएगा। अब अगला है परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस है, लेकिन घुला किस में है, दूसरे ठोस में घुला। एक ठोस दूसरे ठोस में घुला है। जैसे आप मिश्र धातु देखते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, ठोस साल कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कांच है, मोती है, दूधिया पत्थर है, ये सब एक प्रकार के क्या हैं, कोलाइड हैं। ठीक, और तो इस प्रकार से परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन को 8 भागों में बांटा गया है। कोलाइडी निकाय को 8 भागों में बांटा गया है। ये हो गया आपका कोलाइडी विलयन का या कोलाइडी निकाय का परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो उसमें कोलाइडी निकाय जो है, या जिसके पदार्थ के कण हैं, वो उनका जो व्यवहार होता है द्रव और ठोस के प्रति क्या होता है। ठीक है, द्रव परिक्षेपण माध्यम के प्रति जो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के व्यवहार के आधार पर इसको भी बताया गया, 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कहते हैं। तो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही ये बताया गया कि अगर वो आसानी से घुल जाता है, ठीक, जो पदार्थ किसी द्रव में मिला के हिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं या द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं। और जो विलयन बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, द्रव स्नेही विलयन। और जब पदार्थ के कण किसी द्रव पदार्थ में मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तब उसको क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड। तो अब यहाँ पे आप द्रव विरोधी और द्रव स्नेही की कुछ विशेषताएं हैं, उनको आप चलिए देख लेते हैं। तो पहले जो है द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड टिप्पणी में आता है, कभी कभी द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर लिखने के लिए आता है।
तो आप पहले देखिए एक द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। तो आप इसमें बताइए कि जब पदार्थ के कण किसी द्रव में मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली विशेषता में तो आप यही लिखेंगे, क्या पहली विशेषता क्या हो जाएगा, आसानी से द्रव के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, पहला लक्षण हो गया कि कोलाइडी, ये जो द्रव विरोधी होते हैं वो द्रव में मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक, दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, द्रव के अणुओं के लिए आकर्षण कम होता है या नहीं होता है। ठीक, जिस द्रव पदार्थ में आप उसको घोल रहे हैं तो उसके भी अणु होंगे, और जब इसमें हम दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं तो वो क्या करेगा, द्रव जो परिक्षेपण माध्यम है उसके अणुओं के प्रति इसका आकर्षण क्या रहेगा, कम रहता है। द्रव विरोधी पदार्थ अगर है तो उसका आकर्षण उसके प्रति क्या रहेगा, कम रहेगा, जल्दी से उसके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर आकर्षण है तो जल्दी से जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया द्रव विरोधी का दूसरा जो लक्षण है कि द्रव अणुओं के लिए आकर्षण क्या होता है, उनका कम होता है। अगला जो है तीसरा है विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, ठीक, अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है। मतलब कि कोई कोलाइड द्रव विरोधी ये विलयन, कोलाइडी विलयन रखा हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिला दीजिए। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि जिसको हम पानी में घोल दें या उसमें विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो अपने आयनों में टूट जाए। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, माने नमक, ये भी क्या है, वैद्युत अपघट्य है। तो कोई द्रव विरोधी कोलाइड है, अगर उसमें उसकी थोड़ी सी मात्रा नमक की डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाएगा या अवक्षेपित हो जाएगा। तब इसको हम क्या कहेंगे, द्रव विरोधी। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर भी क्या होता है, ये अवक्षेपित हो जाता है। ये द्रव विरोधी कोलाइड का है। चौथा होता है कि अगर इस कोलाइडी विलयन को गर्म कर दें या वाष्पित कर दें, क्या कर दें, वाष्पित कर देंगे तो पानी बाहर निकल गया, जो द्रव पदार्थ है वाष्पित हो जाएगा। जो उसका ठोस कण बचेगा उसको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करके फिर आप उसको पानी में या जिस पदार्थ में आप घोले थे उसमें डाल के गर्म करिए, तो दोबारा कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा। ठीक, तो ये द्रव विरोधी जो होते हैं, गर्म करने पर दोबारा ठंडा करिए, और ठंडा करके पुनः उसको आप उसी परिक्षेपण माध्यम में मिला करके फिर आप सोचें कि इसको हम बना दें कोलाइडी विलयन, तो दोबारा कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा अगर द्रव विरोधी कोलाइड है तो। ठीक, ये कुछ लक्षण हुए किसके, आपके द्रव विरोधी कोलाइड के। इसी प्रकार से द्रव स्नेही के भी कोलाइड हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, ठीक इसका उल्टा आप करते जाइए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बताया कि द्रव विरोधी का मतलब क्या है कि किसी द्रव में मिलाने पर जो पदार्थ आसानी से कोलाइडी विलयन बना ले वो क्या होता है, द्रव। जो आसानी से ना बनाए वो होता है द्रव विरोधी। तो जो आसानी से बना ले वो क्या हो जाएगा, वो द्रव स्नेही हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में मिलाकर के हिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कहेंगे। ये क्या है, द्रव विरोधी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा वो। उसकी विशेषताओं में आइए देखते हैं। आसानी से द्रव के साथ, पहला तो हो गया कि नहीं बनाता ये, लेकिन द्रव स्नेही जो है वो क्या करेगा, वो किसी द्रव के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है, द्रव स्नेही हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें देखिए द्रव विरोधी में क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड जो होता है उसमें जो पदार्थ होता है
उसके अणुओं का जो आकर्षण होता है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के प्रति नहीं होता है, लेकिन द्रव स्नेही में क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड के जो अणु होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण होता है। ठीक, अगला है विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। द्रव स्नेही पदार्थ जो होता है विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अभी आप यहाँ देखें कि वाष्पित करके अगर हम इसको ठंडा कर लें और ठंडा करके उसके जो ठोस पदार्थ प्राप्त हुए अगर उनको हम फिर चाहें कि द्रव पदार्थ में मिला करके या गर्म करके फिर उनको हम कोलाइड बना लें तो द्रव विरोधी क्या होता है, दोबारा कोलाइड नहीं बनाता है, लेकिन द्रव स्नेही जो होता है वो दोबारा कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। ठीक, ये हुआ आपका द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। तो आप एक प्रश्न लिखिए, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, अब कल इसके आगे। धन्यवाद।